स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग कवर करेंगे टॉपिक नंबर 10.2, 10.3 और 10.4। तो 10.2 में किसकी बात हो रही है? डाटा प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जो यूनिट है आपकी, यूनिट नंबर जो 10 है, वो किसके बारे में बात करता है? डाटा प्रेजेंटेशन के बारे में बात करता है। और प्रेजेंटेशन कैसा? विजुअलाइजेशन की फॉर्म में, विजुअल प्रेजेंटेशन की फॉर्म में या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की फॉर्म में। तो उसी के रिगार्डिंग ये सारे टॉपिक है। प्रेजेंटेशन की बात हो रही है इसमें। और प्रेजेंटेशन भी किसकी बात हो रही है? प्रेजेंटेशन भी कैसा करना है हमको? विजुअलाइजेशन या ग्राफिकल करना है। तो उसके रिलेटेड सारी बातें होंगी। तो हमारा प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन, डाटा का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसके फंक्शन क्या होंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे? 10.3 में पढ़ेंगे डाटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे विजुअलाइजेशन को किस किस तरह से हम विजुअली प्रेजेंट कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे डैशबोर्ड के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, टेबल्स के थ्रू, रिपोर्ट डिज़ाइन के थ्रू। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें डाटा विजुअलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा, ये सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे डाटा विजुअलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस। तो अगर हम कहें कि अगर डाटा विजुअलाइजेशन का एब्सेंस ही हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए चीज़ें क्या हो जाती हैं? काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है रिकॉग्नाइज करना डाटा के पैटर्न्स को, कि पैटर्न्स क्या है। क्योंकि मोस्टली क्या क्या पैटर्न्स हैं उसके, वो हमें कैसे पता चलता है? जब हम विजुअली किसी चीज़ को देखते हैं, ग्राफ की फॉर्म में अगर हम किसी चीज़ को देखें तो हमें पता चलेगा कि पैटर्न्स क्या बन रहे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है। तो डाटा विजुअलाइजेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल डिपिक्शन अगर हम करें किसका? डाटा सेट्स का। जब हम ग्राफिकल डिपिक्शन करते हैं डाटा सेट्स का, तभी एनालिस्ट जो भी एनालाइज कर रहे होते हैं डाटा को, वो विजुअलाइज कर पाते हैं न्यू कंसेप्ट और न्यू पैटर्न्स। ग्राफ की फॉर्म में न्यू कंसेप्ट निकल के आ पाते हैं, न्यू पैटर्न्स निकल के आ पाते हैं। ठीक है। डैशबोर्ड्स, ग्राफ, इन्फोग्राफिक्स, मैप्स, चार्ट्स, वीडियोस, ये सारे यूज़ किए जा सकते हैं डाटा के विजुअलाइजेशन करने के लिए और उनको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। और क्या कर पाते हैं? डिसीजन मेकर्स जो होते हैं वो विजुअलाइजेशन के थ्रू ही क्या कर पाते हैं? डाटा को इंटरलेट कर पाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करके देख पाते हैं कि चीज़ें क्या बताना चाह रही हैं। तो इंटर रिलेशन सारी चीज़ें किसके थ्रू हो पा रही हैं? विजुअलाइजेशन के थ्रू ही हो पाती है। उनको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाती है, एक नॉलेज मिल पाती है किसके थ्रू? डाटा विजुअलाइजेशन के थ्रू। फिर बात आती है ऑब्जेक्टिव क्या है डाटा विजुअलाइजेशन के? तो मेकिंग अ बेटर डाटा एनालिसिस। हम क्या कर पाते हैं? बेटर डाटा एनालिसिस कर पाते हैं। जब हमारे पास क्या हो, विजुअल फॉर्म में रिपोर्ट्स वगैरह हो, उन्हें एनालाइज करना हो हमें, तो हम बेटर एनालिसिस कर पाते हैं। अगर हम बात करें दूसरा बेनिफिट क्या मिलता है हमें डाटा विजुअलाइजेशन से? हम जल्दी से जल्दी डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। थर्ड बेनिफिट क्या मिलता है? हम कॉम्प्लिकेटेड डाटा को भी क्या कर पाते हैं? एनालाइज कर पाते हैं। जो भी कॉम्प्लिकेटेड डाटा होता है उसको भी हम क्या कर पाते हैं? एनालाइज कर पाते हैं, ईजिली एनालाइज कर पाते हैं। इतने लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा, कितना ही लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा हो, अगर वो ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप उसको इजीली क्या कर लोगे? कॉम्प्रीहेंड कर लोगे, इजीली समझ लोगे। तो इसलिए ये हमारे 3 बेनिफिट्स हमें ध्यान में रखने हैं। डाटा विजुअलाइजेशन के 3 बेनिफिट्स हमें होते हैं। हम बेटर डाटा एनालिसिस कर पाते हैं, हम उस चीज़ों का एनालिसिस ईजिली कर पाते हैं और अच्छे तरीके से कर पाते हैं, जल्दी कर पाते हैं, मतलब फास्टर डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। और एनालाइजिंग क्या? कॉम्प्लिकेटेड डाटा, इतनी वास्ट क्वांटिटी ऑफ डाटा होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा होता है, उसको भी हम इजीली समझ पाते हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीज़ें जब वो ग्राफ की फॉर्म में या विजुअल प्रेजेंटेशन की फॉर्म में होती है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। फिर इसमें थोड़े और बेनिफिट्स दे रखे हैं किसके? डाटा विजुअलाइजेशन के क्या क्या और बेनिफिट होते हैं। तो डाटा विजुअलाइजेशन से क्या होता है? इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द ऑडियंस कन्विंसिंग बन जाता है। मतलब अगर हम डाटा विजुअलाइजेशन के थ्रू किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारा कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव होगा, लोगों को उतना अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो क्या है? डाटा विजुअलाइजेशन की फॉर्म में चीज़ें हैं। तो हमारे कम्युनिकेशन क्या रहेगा? इफेक्टिव होगा, चीज़ें लोगों को, ऑडियंस को ज़्यादा समझ में आएंगी, ज़्यादा उनको कन्विंस करेंगी।
इसलिए ये एक बेनिफिट रहता है किसका, डाटा विजुअलाइजेशन का। विजुअलाइजेशन के थ्रू एक और बेनिफिट मिलता है कि ये हेल्प करता है हमें कि हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को एक ही ग्लांस में क्या कर सके, इंटरप्रेट कर सके। जैसे अगर कोई ग्राफ पाई चार्ट दे रखा है आपको, उसमें दे रखा है कौन कौन से रीजन से कितना कितना रेवेन्यू आया है, किसी से 60% होगा, किसी से 10%, किसी से 20%। तो हमें इजीली जल्दी से हम एक ही ग्लांस में इतने सारे डाटा को क्या कर लेंगे, इंटरप्रेट कर लेंगे, समझ लेंगे। तो एक बेनिफिट क्या हो गया कि हम क्विकली क्या कर सकते हैं, डाटा विजुअलाइजेशन के थ्रू चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थर्ड क्या हो सकता है, हम कोई भी डिसीजन हवा में नहीं ले सकते। हमारे पास कोई क्या होने चाहिए, एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी हम उसके बेसिस पर ही कोई क्या ले सकते हैं, डिसीजन कर सकते हैं। तो उसमें भी हमें कौन हेल्प करता है, डाटा विजुअलाइजेशन। फिर बात आती है डाटा विजुअलाइजेशन के दौरान आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आप एरर ना करो, किसमें, डाटा विजुअलाइजेशन में। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप डाटा विजुअलाइजेशन कर रहे हो, तो आपको पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऑडियंस है कौन, कौन आपके डाटा को स्टडी करने वाला है, कौन आपके डाटा को रीड करने वाला है, कौन आपके डाटा को यूज़ करने वाला है अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। तो आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग अप अ क्लियर फ्रेमवर्क। एक क्लियर फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जिससे जो आप समझाना चाहते हैं, सारी पब्लिक जो भी उसको व्यू कर रही है वो भी वही चीज़ें समझे जो आप समझाना चाह रहे हैं। एक ही मतलब निकाले सारी चीज़ों का। एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए जिससे सभी लोग इजीली चीज़ों को क्या कर सके, समझ सके। फिर हमको क्या देखना है, थर्ड जो हमें चीज़ ध्यान में रखनी है वो क्या है, टेलिंग अ स्टोरी। हमें एक स्टोरी फॉर्म में चीज़ों को प्रेजेंट करना है। तो ये तीन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी, पहले हमें अंडरस्टैंड करना है ऑडियंस को, फिर हमें एक क्लियर फ्रेमवर्क को सेटअप करना है, फिर हम क्या करेंगे, टेलिंग अ स्टोरी, मतलब स्टोरी फॉर्मेट में, स्टोरी टेलिंग की फॉर्मेट में हम चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस क्यों ज़रूरी है, जब हमें अंडरस्टैंड करना ऑडियंस को तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि कौन पढ़ेगा, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे वो लोग, क्या चीज़ें वो अज्यूम कर लेंगे, कैसी ऑडियंस है, स्पेशलिस्ट है या ब्रॉडर पब्लिक है। मतलब स्पेशलिस्ट मतलब जो भी एक्सपर्ट होते हैं फील्ड के वो पढ़ने वाले हैं उस प्रेजेंटेशन को, या ब्रॉडर पब्लिक, जनरल पब्लिक पढ़ने वाली है उसको। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में होनी चाहिए। अगर हम स्पेशलिस्ट के लिए कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, कोई डाटा तैयार कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी और उसकी डिटेलिंग अलग होगी। अगर ब्रॉडर पब्लिक के लिए कोई चीज़ है तो उसकी डिटेलिंग अलग होगी। तो वो सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती है जब हम क्या समझ रहे हो, ऑडियंस को समझ रहे हो। ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन क्या है, ऑडियंस हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, वो चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन सी इन्फॉर्मेशन उनके लिए, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन उनके लिए बेनिफिशियल है। फिर हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसके बेसिस पर हमने जो डाटा का प्रेजेंटेशन किया है उसके बेसिस पर कितने यूज़र्स क्या लेंगे, एक्शन लेंगे उस प्रेजेंटेशन पर, उस विजुअलाइजेशन के बेसिस पर कितने क्या यूज़र्स एक्शन लेंगे। तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि कितने सारे लोग उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन मेकिंग करेंगे या एक्शन लेंगे। फिर बात आती है, हमें एक क्लियर फ्रेमवर्क सेटअप करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब होता है कि जो भी डिज़ाइन कर रहा हो डाटा का विजुअलाइजेशन, डाटा का प्रेजेंटेशन, उसको गारंटी देनी चाहिए कि सारे व्यूअर्स क्या करें, सेम अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जो भी विजुअलाइजेशन चीज़ प्रेजेंट कर रही है, जो भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो सारे लोग उसका एक ही मतलब निकालें। ऐसा नहीं कि एक का कोई कुछ मतलब निकाल रहा है, दूसरा कोई कुछ मतलब निकाल रहा है। ऐसा होता है ना, जैसे कोई आप कहीं पर कोई चीज़ रीड करते हो तो कोई उसको कुछ समझता है, कोई उसको कुछ समझता है, तो सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है, तो चीज़ों को अलग अलग तरह से लोग समझते हैं। मगर डिज़ाइनर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं उनकी सेम अंडरस्टैंडिंग हो, वो जो चीज़ शो करना चाह रहा है विजुअलाइजेशन के थ्रू वही चीज़ क्या करे, लोग समझे, सारे लोग वही सारी चीज़ें क्या हो, समझे। तो उसको एक फ्रेमवर्क सेटअप करना पड़ता है जो जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसको सिमेंटिक्स का
और सिंटेक्स का। तो उसको ऐसा स्टैब्लिश करना पड़ता है फ्रेमवर्क जिसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सिमेंटिक्स और सिंटेक्स होना चाहिए, जिसके अंदर ही पर्टिकुलर सिमेंटिक्स और सिंटेक्स का यूज़ होना चाहिए, जिसके अंदर ही डाटा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको लोग समझने वाले हैं। तो सिमेंटिक्स अगर हम देखें तो सिमेंटिक्स का मतलब लैंग्वेज से, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज हो सकती है, तो लैंग्वेज का मतलब सिमेंटिक्स है। सिमेंटिक्स पर्टेन टू मीनिंग ऑफ द वर्ड, ऐसे भी कह सकते हैं। सिमेंटिक्स किससे रिलेट करता है, वर्ड से रिलेट करता है, लैंग्वेज, वर्ड्स, ठीक है। और इमेजेस जो भी है वो सब किस में आ जाती है, सिमेंटिक्स में आ जाती है। सिंटेक्स में क्या आता है कि आप किस फॉर्म में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन किस फॉर्म में कर रहे हैं। तो सिंटेक्स का रिलेशन किससे है, वर्ड से, इमेजेस से, और सिंटेक्स का फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कौन से फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हो। सिंटेक्स में आपके पंक्चुएशन वगैरह आ सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंटेक्स मतलब पंक्चुएशन, ब्रैकेट्स वगैरह कौन से यूज़ कर रहे हो, कॉमा वगैरह, ये सारी चीज़ें सिंटेक्स में आ सकती है, ठीक है। तो दो चीज़ों का ख्याल रखना है उसे, सिमेंटिक्स और सिंटेक्स का, जब भी वो क्या कर रहा हो, कोई फ्रेमवर्क को सेटअप कर रहा हो। और फ्रेमवर्क अच्छा हो उसके लिए उसको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि उसका जो डाटा है वो पूरा क्या हो, क्लीन हो, उसमें कोई अगर स्पेशल चीज़ है तो उसको वो पहले ही समझ ले और उसको जैसे भी उसको प्रेजेंट करना है उसको वैसे प्रेजेंट करेगा। कोई स्पेशल चीज़ है तो डाटा में कोई अनयूजुअल चीज़ तो नहीं है, ठीक है। डाटा को एलोकेट कैसे किया गया है, डाटा में कोई लूप होल्स तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है डाटा में, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कोई एजम्पशंस तो नहीं है डाटा के रिगार्डिंग, तो ये सारी चीज़ें उसको ध्यान में रखनी पड़ती है जब वो क्या बना रहा हो, फ्रेमवर्क बना रहा हो। उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो डाटा को पहले अंडरस्टैंड करे ताकि वो सही फ्रेमवर्क बना पाए। अगर उसको डाटा की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तभी उसको हेल्प मिलेगी क्या बनाने में, इफेक्टिव फ्रेमवर्क बनाने में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उसको माइंड में रखना है। फिर एक थर्ड जो पॉइंट आता है वो कौन सा आता है, टेलिंग अ स्टोरी। टेलिंग अ स्टोरी में मतलब कुछ फ्यू काइंड्स के कम्युनिकेशन होते हैं जो कन्विंसिंग होते हैं। जितनी कन्विंसिंग क्या होती है, स्टोरी होती है, मतलब बहुत ही कम तरह के कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कन्विंसिंग होते हैं। और उसमें से अगर आप एक स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तो उससे बेहतर तो कुछ होता ही नहीं है। तो स्टोरी टेलिंग क्या होती है, सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग होती है। तो विजुअलाइजेशन के थ्रू लोगों को क्या मिलनी चाहिए, व्यूअर को क्या मिलनी चाहिए, एक स्टोरी मिलनी चाहिए। और स्टोरीज में क्या होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि लोग इजीली उसको याद रख सकें, जो कि बहुत ज़रूरी होती है कहीं कहीं सर्कमस्टेंसेस पर या डिसीजन मेकर के लिए, ठीक है। जो स्टोरी टेलिंग होती है वो ऑडियंस को हेल्प करती है कि वो गेन कर सके क्या, अंडरस्टैंडिंग को गेन कर सके, फैक्ट्स में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको गेन कर सके। ये मोटिव रहता है क्या, स्टोरी टेलिंग का। तो जो डिज़ाइन स्ट्रेटजीज होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो एक पर्टिकुलर समझ को पैदा करे और एक नैरेटिव बनाए जिसका इम्पैक्ट क्या हो, काफ़ी गहरा पड़े किस पे, एंड यूज़र पे। क्योंकि ऑब्वियसली स्टोरी का इम्पैक्ट लोगों पे बहुत पड़ता है, एक नैरेटिव का इम्पैक्ट लोगों पे बहुत पड़ता है। उनको चीज़ें याद रहती हैं, वो और लोगों से भी इजीली उन चीज़ों को शेयर कर पाते हैं, ठीक है। और उस जब चीज़ें याद रहती है तो उनको क्या क्या चीज़ माइंड में रख के डिसीजन मेकिंग करनी है, वो सारी चीज़ें भी आसान हो पाती हैं। तो नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टोरी टेलिंग क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टोरी टेलिंग का, कि जो ऑडियंस है वो जल्दी से, आसानी से देख सके, समझ सके और उससे कोई कंक्लूजन निकाल सके इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए आपके। जो एक गुड डिज़ाइनर होगा वो क्या करेगा, उसे ना केवल ये पता होगा कि एप्रोप्रिएट ग्राफ क्या होना चाहिए, रेंज क्या होनी चाहिए, बट उसे ये भी पता होगा कि एक एंगेजिंग स्टोरी कैसे बनानी है, एक इन्वॉल्विंग स्टोरी कैसे बनानी है आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू। जैसे आप कई मूवीज़ वगैरह देखते होंगे ना, कुछ मूवीज़ में तो आपको लगता होगा आप अपनी सीट से हिल ही नहीं पाते होंगे, ठीक है। आप एकदम बहुत ही
सीरियसनेस के और इंटेंसिटी के साथ मूवी देख रहे हैं, ठीक है। एक मूवीज़ होती है आपको इतना बोर कर देती है आप उठ के जाने लगते हो, तो वो मूवीज़ कैसी हो गई, नॉन इंगेजिंग हो गई। और जो मूवीज़ ऐसी होती है जिससे आप बिल्कुल भी एक नज़र हटा सकते या पलक नहीं झपका सकते, मतलब एक तरह से वो क्या हो गई, इंगेजिंग स्टोरीज हो गई, इंगेजिंग मूवी हो गई कि आपको इतना इन्वॉल्व कर लिया कि आप वहाँ से हट ही नहीं पा रहे हो। तो ऐसे ही गुड डिज़ाइनर जो होते हैं उनको ऐसे ही करना पड़ता है, ना केवल उनको ग्राफ को डिसाइड करना है बट उनको ऐसी स्टोरी भी बनानी है कि लोग उसमें क्या हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए पूरी तरह से, अच्छी तरह से, ठीक है, विजुअलाइजेशन के थ्रू। तो ये आपका हो गया कंप्लीट चैप्टर 10.2। अब आपका जो चैप्टर है वो क्या है, चैप्टर 10.3। 10.3 चैप्टर में हम किसके बारे में बातें करेंगे, डीपीए के बारे में बात करेंगे, डाटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि डाटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो वो क्या है, सेट ऑफ स्किल्स है जिसका एम क्या होता है, डाटा को आइडेंटिफाई करना, फाइंड करना, मॉडिफाई करना, फॉर्मेट करना और डाटा को इस मैनर में प्रेजेंट करना कि वो बहुत ही सही मीनिंग कन्वे करे, सही नॉलेज अंडरस्टैंडिंग आपको कन्वे करे, सही मतलब कन्वे करे। एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, तो डाटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर क्या है, एक सेट ऑफ स्किल्स है, एक स्किल सेट है जिसका एम क्या है, डाटा को आइडेंटिफाई करना, फाइंड करना, उसके बाद उसको चेंजेस करना, मॉडिफाई करना है, कुछ करना, किसी फॉर्मेट पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए तो उस फॉर्मेट में लेके आना, फिर उस डाटा को ऐसे प्रेजेंट करना कि वो एकदम आइडियल मीनिंग, जो सही मीनिंग है वही कन्वे करे, जो सही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए वही अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज आपको प्रोवाइड करे। तो ये सारे काम क्या है, डाटा प्रेजेंटेशन के हैं। तो डाटा प्रेजेंटेशन में क्या आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो ये हमने डाटा प्रेजेंटेशन समझा। और अगर हम बात करें डाटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर की तो ये रेयरली अप्लाइड स्किल है, स्किल सेट है, रेयरली अप्लाई किया जाता है इस स्किल सेट को, मगर ये बहुत क्रिटिकल रहता है, बहुत क्रूशियल रहता है सक्सेस के लिए और वैल्यू ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए। बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब जहाँ पर आपके बिजनेस का सारा डाटा वगैरह स्टोर होता है एक जगह, ठीक है। तो उसके लिए डीपीए मतलब डाटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि बिजनेस इंटेलिजेंस आपका सक्सेसफुल रहे। तो ये काम है किसका, डाटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर का। डाटा प्रेजेंटेशन को हम कंफ्यूज कर लेते हैं डाटा विजुअलाइजेशन से, बट दोनों में क्या है, थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जो डाटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो थोड़ा क्या है, ब्रॉडर कंसेप्ट है, ब्रॉडर स्किल सेट है, इसमें ज़्यादा स्किल का यूज़ होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ये ना केवल डिटरमाइन करता है कि ऑन वॉट शेड्यूल, कि कौन सा डाटा, ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा डाटा किस टाइम पर, किस शेड्यूल पर और किस एग्जैक्ट फॉर्मेट में प्रेजेंट होना है। ये सारी चीज़ें डाटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर करता है कि कौन सा डाटा कौन से शेड्यूल पर किस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। उन सारी चीज़ों पे फोकस करता है, ना कि बस यही फोकस करे कि बेस्ट वे क्या है प्रेजेंट करने का डाटा जो भी चूज़ किया जा चुका है ऑलरेडी। तो इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, ना केवल बस आपको प्रेजेंटेशन देखना है, आपको ये भी देखना है कि कौन सा डाटा यूज़ करना है, आपको ये भी देखना है कि किस शेड्यूल पर, आपको ये भी देखना है कि कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, फिर आपको प्रेजेंट करना है। तो डाटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर जो है वो ब्रॉडर स्किल सेट है। डाटा विजुअलाइजेशन एक उसका क्या है, एलिमेंट है। तो अगर हम कहें, ऐसे भी कह सकते हैं, डाटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर का एक पार्ट है, ये सब पार्ट कह सकते हैं क्या, डाटा विजुअलाइजेशन। तो डीपीए क्या है, एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, और डीवी क्या है, उसका एक पार्ट है, एलिमेंट है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है डाटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर के। तो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, डाटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उसका ऑब्जेक्टिव है कि डाटा को ऐसे यूटिलाइज करना, एक ऐसे एफिशिएंट मेथड के साथ जिससे हम जो भी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं वो क्या हो, अंडरस्टैंडेबल हो, फीजिबल हो। तो डीपीए का एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि डाटा को ऐसे यूटिलाइज करना जिससे डाटा जो भी इंफॉर्मेशन डिलीवर करे वो किस पे हो, मोस्ट एफिशिएंट मेथड
फिजिबल में हो। मोस्ट एफिशिएंट मेथड कैसा होता है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या हो, टाइमली दी जाए, एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव हो, आप उसको समझ सको, क्लियर हो, रीजनेबल हो, इंपॉर्टेंट मीनिंग कन्वे कर रही हो, एक्शनेबल हो, मतलब उसके रिगार्डिंग आप कोई एक्शन ले सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग को अफेक्ट करे, बिहेवियर और डिसीजन को अफेक्ट करे। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है डीपीए का, कि डाटा को ऐसे यूटिलाइज करना कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो मोस्ट एफिशिएंट मेथड में दी जाए। मोस्ट एफिशिएंट मेथड कौन सा होगा, जिसमें डाटा क्या होगा, क्लियर होगा, रीजनेबल होगा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत क्या होगी, मीनिंगफुल होगी, बहुत एक्शनेबल होगी, अंडरस्टैंडेबल होगी। तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचाना, ये क्या है, डीपीए का ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो डीपीए का दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि डाटा को ऐसे यूटिलाइज करना कि आपको जो इंफॉर्मेशन डिलीवर हो वो बहुत इफेक्टिवली हो। इफेक्टिवली हो मतलब बहुत अच्छे तरीके से हो, बहुत सलीके तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हो कि आपको कोई उसमें डिस्टर्बेंस ना आए। ठीक है, आप इजीली चीज़ों को समझ पा रहे हो। जैसे डाटा में क्या नहीं होगा, डीपीए क्या हेल्प करता है, डाटा में मिनिमाइज कर देता है, कोई नॉइज़ नहीं होगी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी हटा देगा, अननीडेड डाटा नहीं होगा उसमें, वही सारी चीज़ें होंगी जो ऑडियंस की डिमांड है, टास्क है, तो उसी के रिगार्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी इसमें। तो डीपीए के दो ऑब्जेक्टिव है कि इंफॉर्मेशन, डाटा को ऐसे यूटिलाइज करना कि वो आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करे मोस्ट एफिशिएंट मेथड में, मतलब इंफॉर्मेशन हमारी क्या हो, क्लियर हो, रीजनेबल हो, मीनिंगफुल हो। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, डाटा को ऐसे यूटिलाइज करना कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो रही है वो इफेक्टिव हो। इफेक्टिव हो मतलब कोई भी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, कोई भी उसमें ज़्यादा नॉइज़ ना हो ताकि आपको डिस्टर्बेंस लगे, अननीडेड डाटा ना हो, अननेसेसरी चीज़ें ना हो उसमें। तो ऐसे करके अगर डाटा होता है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, जिसमें नॉइज़ नहीं होती, जो आपकी डिमांड के बेसिस पर होता है, वो इफेक्टिव इंफॉर्मेशन कही जाती है। ठीक है, वो इफेक्टिव कहा जाता है, वो चीज़ें इफेक्टिव है, आपको इजीली उससे चीज़ें समझ में क्लियरिटी आएगी। ठीक है, इसलिए स्कोप ऑफ डीपीए क्या है, 6 पॉइंट्स में आपको स्कोप बता रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे सिग्निफिकेंट मीनिंग, मतलब रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर करिए किसी ऑडियंस ने किसी भी सिनारियो में। ठीक है, तो पहले हम डिफाइन करेंगे क्या, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कौन सी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन की क्या है रिक्वायरमेंट है हर ऑडियंस से, उस ऑडियंस को कौन सी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या कहलाई जाएगी, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कहलाई जाएगी किसी भी सिनारियो में। तो पहले हम देखेंगे कि किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब हमें पता चल गया कि कौन सी चाहिए, फिर हम उसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, डाटा को इकट्ठा करेंगे, ऑब्टेन करेंगे प्रॉपर डाटा। फिर क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे नीडेड फ्रिक्वेंसी ऑफ डाटा रिफ्रेशेस। पहले हमने फाइंड कर लिया कि कौन सी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है ऑडियंस को, फिर हम उसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे प्रॉपर डाटा। फिर हमने ऑब्टेन कर लिया प्रॉपर डाटा, फिर हम देखेंगे कि उस डाटा को कितनी बार रिफ्रेश करना है, अपडेशन करनी है, कुछ चेंज करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, डाटा को रिफ्रेश करेंगे बार बार। ठीक है, कितनी बार हमें करना है, कितनी बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर उसके बाद का स्टेप कौन सा होगा कि हमें कितने टाइम के लिए उसका प्रेजेंटेशन करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूजर नीड्स टू व्यू द डाटा, डिटरमाइन द ऑप्टिमल प्रेजेंटेशन मोमेंट, मतलब कितनी देर के लिए हमें डाटा को, कितने मोमेंट के लिए हमें डाटा को क्या करना है, प्रेजेंट करना है। तो हम डिटरमाइन करेंगे कि ऑप्टिमल प्रेजेंटेशन मोमेंट क्या है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूज़र को कितनी बार, कितनी फ्रीक्वेंसी में, कितने टाइम में उसको डाटा को व्यू कराना है। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे, फिफ्थ यूजिंग सूटेबल एनालिसिस। फिर हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे कि हमारे लिए कौन सा एनालिसिस बेस्ट होगा, कौन सी कैटेगराइज, किस तरह से डाटा को कैटेगराइज करना है, किस तरह का विजुअलाइजेशन यूज़ करना है, कौन सी हमें डिस्प्ले स्टाइल यूज़ करनी है, जो भी मोस्ट सूटेबल होगी उनको हमें चूज़ करना होगा। तो हम इसमें देखेंगे, फिर हम क्या यूज़ करेंगे, जो भी सूटेबल एनालिसिस की टेक्निक होगी वो यूज़ करेंगे, जो भी सूटेबल कैटेगराइजेशन होगा वैसे हम कैटेगराइजेशन करेंगे, जो भी सूटेबल फॉर्म में हमें विजुअलाइजेशन करना है वो चीज़ करेंगे। ठीक है, फिर हम डिस्प्ले स्टाइल देखेंगे कि हम चीज़ों को डिस्प्ले कैसा करना है, तो वो चीज़ होगी फिफ्थ स्टेप में। सिक्स्थ स्टेप में क्या करेगा डीपीए, डेवलप करेगा क्या, अप्रोप्रिएट डिलीवरी टेक्निक फॉर ईच ऑडियंस मेंबर बेस्ड ऑन देयर जॉब ड्यूटीज, लोकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सेस। फिर हम देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए कौन सी टेक्निक
सही रहेगी किसी भी ऑडियंस के लिए, ऑडियंस जो भी है उसके लिए उनके जॉब के बेसिस पर, ड्यूटीज़ के बेसिस पर, लोकेशन के बेसिस पर या टेक्नोलॉजिकल एक्सेस के बेसिस पर हम देखेंगे कि उनके लिए कौन सी डिलीवरी टेक्निक को हमें यूज़ करना है। तो हम डेवलप करेंगे एप्रोप्रिएट डिलीवरी टेक्निक हर एक ऑडियंस के लिए अलग अलग, ठीक है। किस के बेसिस पर, उनकी जॉब के बेसिस पर, ड्यूटीज़ के बेसिस पर, लोकेशन के बेसिस पर और टेक्नोलॉजिकल एक्सेस के ऊपर बेसिस पर, ठीक है। तो डीपीए के क्या हो गए, ये 6 स्कोप हो गए। तो डीपीए में ये सारी चीज़ें होती हैं। डीपीए केवल प्रेजेंट ही नहीं करता, डाटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर केवल डाटा को प्रेजेंट ही नहीं करता, वो ये भी देखता है कौन सी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो ये भी देखता है उसके बाद कि ऑब्टेन भी करना है उसको प्रॉपर डाटा, फिर उसको डाटा को रिफ्रेश भी करना है, कुछ अपडेशन वगैरह करनी है, फिर उसको ये भी देखना है कि कितने मोमेंट के लिए प्रेजेंट करना है, ऑप्टिमल प्रेजेंटेशन मोमेंट कितना होना चाहिए, कितना सही रहेगा, डाटा को कितने टाइम के लिए प्रेजेंट करना सही रहेगा, फिर उसको सूटेबल स्टाइल भी चूज़ करनी है डिस्प्ले की, विजुअलाइजेशन की, फिर उसको डिलीवरी टेक्निक भी चूज़ करनी है कि कौन सी डिलीवरी टेक्निक सही रहेगी किसी भी ऑडियंस के लिए। तो ये सारे चीज़ें क्या होती हैं, डीपीए में आती है, डाटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर। फिर बात आती है किसकी, जो भी डाटा विजुअलाइजेशन को हम प्रेजेंट करते हैं जिस जिन फॉर्म में, उन सब फॉर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। तो डैशबोर्ड को पढ़ेंगे, ग्राफ्स में पढ़ेंगे, डायग्राम्स को पढ़ेंगे, टेबल्स को पढ़ेंगे, रिपोर्ट डिजाइनिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे किसमें, 10.4 में। तो डाटा विजुअलाइजेशन तो आपको पहले से ही पता है, आपको पता ही होगा कि इसमें हम क्या करते हैं, विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं डाटा या इंफॉर्मेशन को। और वो विजुअल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जिनके थ्रू हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, डैशबोर्ड्स हो गए, चार्ट्स हो गए, ग्राफ हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इनके थ्रू हम डाटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। और ये हमें किसमें चीज़ में हेल्प करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि चीज़ों के ट्रेंड क्या हैं, अनयूजुअल चीज़ या हटके चीज़ कोई दिख रही होती है तो वो हम पता लगा पाते हैं, पैटर्न्स ढूंढ पाते हैं विजुअलाइजेशन के थ्रू। तो जो डैशबोर्ड्स हो गए, चार्ट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, मैप्स हो गए, ये सब हमें इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है भाई, पैटर्न क्या चल रहा है भाई, कोई अनयूजुअल चीज़ है तो वो कौन सी है। तो ये सारी चीज़ों में हमें हेल्प करता है डाटा विजुअलाइजेशन। पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड क्या होता है, एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड जो होता है वो इनेबल करता है क्या, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स अक्रॉस न्यूमरस फाइनेंशियल चैनल्स, विजुअलाइज द डाटा पॉइंट्स, जनरेट रिपोर्ट फॉर कस्टमर्स दैट समराइजेस द रिजल्ट। डैशबोर्ड क्या करता है, एक तरह से रिपोर्ट जनरेट करता है कस्टमर्स के समराइज फॉर्म में, एक ही जगह पे आपको एक ही चीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारे नॉलेज मिल जाएगी। जैसे ट्रैवलर स्पेंड एनालिसिस दे रखा है तो इसमें आपको बता देंगे वीकली एक्सपेंस कितना हुआ, रीजन के अकॉर्डिंग एक्सपेंस क्या एनालिसिस है, कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग एक्सपेंस एनालिसिस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह दिख रही है। ट्रैवल स्पेंड, ट्रैवलर के जो ट्रैवल करते दौरान उसमें जो भी स्पेंड किया है उस सब का एनालिसिस आपको एक ही जगह पे दिख रहा है, समराइज फॉर्म में दिख रहा है। तो डैशबोर्ड में क्या है, ग्राफ्स भी बने हुए हैं, टेबल्स भी है, तो सब चीज़ों को मिला के एक डैशबोर्ड बना देते हैं जिसमें एक चीज़ के रिगार्डिंग, जैसे द ट्रैवलर स्पेंड के रिगार्डिंग अलग अलग चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, ठीक है। तो ट्रैवलर स्पेंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी एक ही आपको जगह पे दिख रही है, किसमें, डैशबोर्ड में। जैसे उसने वीकली कितना खर्चा किया, रीजन वाइज कितना खर्चा किया, ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह दिख रही हैं समराइज फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, एक तरह से डैशबोर्ड हो गया। हेलो, क्लास में बात करती हूँ। तो ये क्या हो गया, डैशबोर्ड कहलाता है। ये बहुत ही क्या होता है, मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसमें आप इस्टेब्लिश कर पाते हो स्ट्रॉन्ग वर्किंग रिलेशनशिप, ठीक है, ऑडियंस के साथ। अगर आपने कोई डैशबोर्ड बना दिया तो ऑडियंस इजीली व्यू कर पाएगी कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है,
कंपनी की एट अ ग्लांस, एक ही नज़र में अगर आपने कोई परफॉर्मेंस से रिलेटेड आपने डैशबोर्ड बना दिया तो जो भी ऑडियंस है वो तुरंत जज कर सकती है कि आपकी परफॉर्मेंस आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, एक नज़र में वो बता सकती है। तो डैशबोर्ड क्या है, इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव मीन्स है जो स्टैब्लिश करता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन ऑडियंस एंड कंपनी जो भी है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम ग्राफ्स, डायग्राम्स और चार्ट की। अगर हम पहले चार्ट की बात करें तो इधर किसकी बात हो रही है, बार चार्ट की बात हो रही है। तो बार चार्ट क्या करता है, एक तरह से हमें किसके लिए यूज़ करते हैं बार चार्ट को, ताकि हम इजीली कंपेयर कर सकें डिफरेंट कैटेगरीज़ के बीच में, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई कमी आ रही है या कोई ज़्यादा चेंजेस हैं तो वो भी हमें हाईलाइट हो सके, कोई ट्रेंड्स है तो वो भी पता चल सके, कोई अनयूजुअल चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें तो वो भी पता चले, कुछ ज़्यादा हाई और लोज हो रहे हैं तो वो भी पता चल सके। तो ये सारी चीज़ें हमें किसके थ्रू पता चलती हैं, बार ग्राफ के थ्रू। तो बार ग्राफ क्या करता है, डाटा को डिवाइड कर देता है किसमें, डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में। एग्जांपल जैसे रेवेन्यू ले लिया आपने, तो आप रेवेन्यू को देख रहे हो कि डिफरेंट ईयर्स में कितना रेवेन्यू हुआ है, तो एक तरह से आप क्या कर पा रहे हो, आपने रेवेन्यू को डिवाइड कर दिया इतने सारे ईयर्स में, तो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ये 2020 का है, ये 21 का है, ये 22 का है, ये 23 का है। फिर आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो रेवेन्यू को। तो ये आपको क्या करता है, हेल्प करता है आपको कंपेयर करने के लिए, ताकि आप इजीली चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो। 20 का आप 21 के साथ कर सकते हो, 21 का आप 22 के साथ कर सकते हो, 22 का आप 23 के साथ कर सकते हो, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। अगर कहीं पे ज़्यादा रेवेन्यू अर्न किया है, समझ लो 23 में ज़्यादा रेवेन्यू अर्न किया है, 500 करोड़ किया है, ठीक है, इधर 200 करोड़ किया है, ठीक है, इधर तो उसने 50 करोड़ ही किया है, तो इधर आपको पता चल रहा है कहाँ पर ज़्यादा हाई है, कहाँ पर लो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें किस में पता चल पाती है, बार ग्राफ में। हाई क्या है, लो क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है, किस तेज़ी से रेवेन्यू बढ़ रहा है हर साल या कम हो रहा है, वो सारी चीज़ हमें बार चार्ट के थ्रू पता चल जाती है। तो आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का, तो आप इधर देख सकते हो हाई कितना है, लो क्या है, तो आप ये सारी चीज़ें कंपेयर कर सकते हो। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इस साल का कितना था, उस साल का कितना है, तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू पॉसिबल हो पाती हैं, बार चार्ट के थ्रू। अब हम बात करेंगे लाइन चार्ट का। लाइन चार्ट में क्या होता है, आप क्या करते हो, ज्वाइन करते हो, क्या वेरियस डाटा पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो और डिस्प्ले करते हो उन्हें कंटिन्यूस प्रोग्रेशन में, कंटिन्यूस सीरीज में। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे क्या है डाटा पॉइंट्स है, ये क्या है, एक तरह से डाटा पॉइंट्स है, इनको आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यूस सीरीज में ज्वाइन कर रहे हो। ये क्या हो गया, आपका लाइन चार्ट हो गया। तो इसके थ्रू आपको क्या पता चल पाता है, ट्रेंड्स पता चल पाते हैं जो ओवर टाइम हो रहे हैं 5 साल के अंदर अंदर, या मंथली जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको पता चल पा रही है, क्या ट्रेंड पता चल पा रहा है आपको। तो लाइन चार्ट से आपको ट्रेंड पता चल जाता है। लाइन चार्ट में क्या होता है, वेरियस डाटा पॉइंट्स को कंटिन्यूस प्रोग्रेशन में हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। फिर बात आती है पाई चार्ट की। पाई चार्ट क्या, एक तरह से सबको पता होगा, इसको सर्कल चार्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सर्कुलर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है स्टैटिस्टिकल डाटा का, जिसमें हम क्या बना देते हैं, सेगमेंट बना देते हैं। एक हम सर्कल लेते हैं, उसमें हम क्या बना देते हैं, सेगमेंट बना देते हैं। तो इस तरह से वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वो सेगमेंट का कितना क्या है, न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन है। तो जितनी भी आर्क होगी या स्लाइस होगी, ईच स्लाइस हमें क्या बताती है कि कितना प्रोपोर्शन उसकी, कितनी प्रोपोर्शनेट उसकी वैल्यू है। जैसे जिसमें हमने ज़्यादा बड़ा स्लाइस होगा जिसका, जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, कौन सा दिख रहा है आपको, एज्यूम कर लेते हैं ये वाला। तो आपने देखा कि अगर हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू सबसे ज़्यादा कहाँ से अर्न किया है, तो इधर शो कर रखा है आपको, सबसे ज़्यादा दिख रहा है ना, ज़्यादा तो बड़ा स्लाइस दिख रहा है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। ये सबसे कम रेवेन्यू आया है, ठीक है। अगर हमने सर्कुलर फॉर्म में अलग अलग सेगमेंट्स को डिवाइड करते हुए सिटीज़ को डिवाइड कर दिया, 5-6 स्टेट्स ले लिए हमने, देख रहे हैं हम उस स्टेट में से कितना कितना रेवेन्यू आया है। तो जहाँ पर जितना ज़्यादा रेवेन्यू होगा उसकी बड़ी स्लाइस कर देंगे, जिसका कम रेवेन्यू होगा उसका कम स्लाइस कर देंगे। तो इस तरह से वो प्रोपोर्शनेट वैल्यू बताता है हमें किसने कितना क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है रेवेन्यू। तो पाई चार्ट क्या
ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। मैप्स क्या होते हैं? मैप्स नाम से ही पता चलता होगा आपको कि हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, लोकेशंस डाटा के लिए यूज़ करते हैं। पोस्टल कोड्स हो गए, स्टेट एब्रीविएशंस हो गई, कंट्री के नाम हो गए, जियो कोडिंग हो गई, तो मैप्स का यूज़ करते हैं हम लोग। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। जब भी लोकेशन की बात होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं? मैप का यूज़ करते हैं। जब भी जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन की बात होती है हम किसका यूज़ करते हैं? मैप्स का यूज़ करते हैं, वो हमें ईजिली बता पाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, अगर पोस्टल कोड्स की बात हो रही है, स्टेट एब्रीविएशन की बात हो रही है, कंट्री नेम्स की बात हो रही है, तो इन सब में हम क्या यूज़ करेंगे? मैप्स का यूज़ करेंगे। जैसे इधर मैप्स का यूज़ करके बता रखा है कि किसकी कितनी जीडीपी है। फिर बात करते हैं डेंसिटी मैप की। डेंसिटी मैप में क्या होता है? इंडिकेट करता है हमें क्या? पैटर्न्स को इंडिकेट करता है और रिलेटिव कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। अगर हम उसे अदरवाइज बनाए तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो सकती है? ओवरलैपिंग हो सकती है मैप पे। इसलिए हम क्या बनाते हैं? डेंसिटी मैप बनाते हैं। तो ये हमें क्या फाइंड आउट करने में हेल्प करता है? ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में वो एरियाज जहाँ पे लार्जर या लेसर क्या है? डाटा पॉइंट्स हैं। जैसे अगर हमें डाटा पॉइंट्स ऐसे करके बनाने हो तो ये क्या हो जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे पे, तो बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ों को ढूंढना। तो डेंसिटी मैप ये प्रॉब्लम को दूर करता है, वो इंडिकेट करता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, क्या पैटर्न्स हैं। जैसे डेंसिटी मैप में यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दे रखा है कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा साइक्लोन आने के चांसेस हैं। फिर दे रखा है कहाँ पर थोड़े से उससे कम चांसेस है, कहाँ पर उससे कम चांसेस है और कहाँ पर बिल्कुल ही चांसेस नहीं है। तो इस तरह से आपको डेंसिटी मैप के थ्रू बता रखा है कलर वगैरह करके कि यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है, यहाँ पर कम चांसेस है। इस तरह से आपको डेंसिटी मैप में शो कर रखा है कलर से, ठीक है। फिर बात आती है स्कैटर प्लॉट की। स्कैटर प्लॉट्स हमें क्या बताते हैं? एक यूजफुल टूल है जिससे हम एग्जामिन कर सकते हैं कनेक्शन बिटवीन मैनी वेरिएबल्स। इसमें हम मैनी वेरिएबल्स के बीच में देखते हैं कि क्या कनेक्शन है। इसमें हम दो वेरिएबल्स के बीच में कनेक्शन को एग्जामिन करते हैं कि एक वेरिएबल क्या गुड प्रेडिक्टर है अनदर वेरिएबल का, या वो अलग अलग अपने इंडिपेंडेंटली वेरी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें किस में पता चलती है? स्कैटर प्लॉट में पता चलती है। जैसे ये रहा स्कैटर प्लॉट, इसमें क्या है? डाटा पॉइंट्स क्या हो रखे हैं? एक तरह से स्कैटर हो रखे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्कैटर प्लॉट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेवरल यूनिक डाटा पॉइंट्स होते हैं एक ही ग्राफ पर। यूनिक डाटा पॉइंट्स से देखो कैसे यूनिक से लग रहे हैं अलग अलग, ये क्या है? यूनिक डाटा पॉइंट्स है। तो हम इसमें इस्टेब्लिश करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में क्या कनेक्शन है। जैसे इधर तो कुछ दे रखा है, बट मैं आपको आपके एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे इधर ले लो आप स्कोर, कि आपको कितना स्कोर किया आपने, परसेंटेज स्कोर कितना किया, ठीक है। यहाँ पर आप ले लो नंबर ऑफ परसेंटेज स्कोर, नहीं मतलब कुछ भी ले सकते हैं आप, एक वेरिएबल ले लो कोई। स्कोर आपने वेरिएबल ले लिया कि आपने कितना स्कोर किया, और आपने इधर ले लिया कि नंबर ऑफ स्टडी आपने कितने आवर्स वर्क किया, कितने आवर्स स्टडी की, नंबर ऑफ आवर्स आपने स्टडी करी। तो हम इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टडी का इफेक्ट स्कोर पे आपके कितना पड़ा। आपने 1 घंटे स्टडी करी, 2 घंटे स्टडी करी, 3 घंटे स्टडी करी, 4 घंटे स्टडी करी, 5 घंटे स्टडी करी, तो आपके ज़्यादा नंबर आए क्या? जिसने 1 घंटे, अगर आपने 1 घंटे स्टडी करी तो आपके कम आए क्या? कितने? तो एक दूसरे का हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ आवर्स आपको स्कोर पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप देख रहे हैं, कनेक्शन एग्जामिन कर रहे हैं हम बिटवीन वेरिएबल्स। एक बता रहा है कि एक से दूसरा कितना इफेक्ट होता है, या एक से दूसरा होता है। जैसे आप पढ़ोगे तभी तो आपके स्कोर आएंगे, तभी तो आपके नंबर आएंगे, वरना तो 0 नंबर आएंगे। तो वो सारी चीज़ें प्रेडिक्टर होता है एक तरह से कि स्टडी करने से आपका स्कोर कितना आया। तो ये सारी चीज़ें किस में होती है? स्कैटर प्लॉट्स में। फिर होता है गैंट चार्ट। इसमें क्या होता है? इसमें आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? ये प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को बताता है कि आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो उसकी टाइमलाइन कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, और जो भी उसमें एक्टिविटी चेंजेस हो रही हैं वो कैसी हो रही हैं उसके बारे में उसका टाइम बताएगा। तो ये सारी चीज़ें गैंट चार्ट में हमको पता चलती है। जैसे आप कोई घर बनवा रहे हैं, सोचो आप कोई
हाउस प्रोजेक्ट है आपका अपना घर बनवाने का, तो आप देखेंगे कि आपका हाउस कितने टाइम में बन जाएगा। तो एक तरह से आप क्या डिसाइड बता कर रिप्रेजेंट करते हैं गैंट चार्ट से, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है कितनी है, 12 महीने में बन जाएगा, 12 मंथ्स में बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल रहा है। फिर आप देख रहे हैं कि उसमें जो एक्टिविटी चेंजेस हो रहे हैं, पहले क्या बनेगा, ग्राउंड फ्लोर बनेगा, फिर फर्स्ट फ्लोर बनेगा, फिर सेकंड बनेगा, फिर ग्राउंड फ्लोर कितने टाइम में बनेगा, उसके बाद ही क्या हो पाएगा, फर्स्ट फ्लोर की शुरुआत हो पाएगी। तो गैंट चार्ट ये भी बताता है आपको कि टास्क जो पूरी हो जानी चाहिए ताकि आगे दूसरी टास्क शुरू हो सके, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके उसको। जैसे जो फर्स्ट फ्लोर बनाने में लेबर लगी होगी, तभी तो वही लेबर तो फिर फर्स्ट फ्लोर बनाएगी, और जब फर्स्ट फ्लोर बनेगा तभी तो लेबर, जब ग्राउंड फ्लोर बनेगा तभी तो लेबर फर्स्ट फ्लोर बना पाएगी। तो ये सारी चीज़ें डिपिक्ट करता है कौन सा, गैंट चार्ट आपको डिपिक्ट करता है कि कौन सी टास्क हो जाने के बाद ही दूसरी टास्क क्या हो सकती है, शुरू हो सकती है, और उनका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है। अगर रिसोर्सेज पहले ग्राउंड फ्लोर में लगेंगे तभी तो फिर वो रिसोर्सेज फ्री होके फर्स्ट फ्लोर पे लग पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रेडिक्ट करता है, कौन बताता है, गैंट चार्ट। फिर बात आती है किसकी, बबल्स की। बबल्स एक अलग तरह का क्या है, विजुअलाइजेशन है। इसमें आप क्या देखते हो, लिंक देखते हो बिटवीन 3 और मोर वेरिएबल्स के बीच में। इसमें हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, हम साइज और कलर चेंज करके सर्कल्स का डिस्प्ले करते हैं क्या, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत ही सुंदर तरीके से, सुंदर मैनर में। जैसे इसमें बबल्स के थ्रू आपको क्या बता रखा है कि प्रपोर्शन बता रखा है कि कौन सा प्रोफेशन सबसे ज़्यादा क्या जनरेट क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेट करते हैं। तो उसको बबल्स की फॉर्म में बता रखा है। कंप्यूटर साइंटिस्ट क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो सबसे बड़ा आपको बबल में शो कर रखा है, साइज़ आपका सबसे ज़्यादा बड़ा करके शो कर रखा है कि कंप्यूटर साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा क्या जनरेट करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जनरेट करते हैं। फिर इंजीनियर्स दे रखा है, फिर प्रोग्रामर्स दे रखा है। तो इस तरह से बबल्स की फॉर्म में आपको शो कर रखा है। कलर्स और साइजेस की तरह आपको बता रखा है कि कौन सा प्रोफेशन किस प्रपोर्शन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जनरेट करते हैं। तो ये क्या हो गया, बबल चार्ट। फिर हिस्टोग्राम आता है। हिस्टोग्राम की अगर हम बात करें तो हिस्टोग्राम हमें क्या इलस्ट्रेट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा अमंग वेरियस ग्रुप्स। डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है अलग अलग ग्रुप्स में। तो कैसे हो रखा है, हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, डाटा को डिवाइड कर देते हैं किसमें, वेरियस डिस्क्रीट कैटेगरीज में, जिसको हम बिन्स भी कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल में देखें तो इधर हमने एज को डिवाइड कर दिया है डिफरेंट बिन्स में, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स और मोर। तो एक तरह से हमने बिन बना दिए, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to more। इस तरह से हमने बिन्स बना दिए, और जिसमें जितनी फ्रीक्वेंसी आएगी, जितना जितना प्रोपोर्शनेट होगा, उतने का हम क्या बना देंगे, बार बना देंगे। ठीक है, ये बार्स बने हुए हैं, जिस बिन पे जितना प्रोपोर्शन होगा उतना हम बार बना देंगे हर एक कैटेगरी में। तो अगर हम देखें कि 0 से 5 साल तक के कितने लोग हैं, तो वो कितने हैं, एक ही है बस। इस कैटेगरी में 10 से 15 की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा है, तो हमने उसके प्रोपोर्शन में सबसे बड़ा क्या बना दिया, बार बना दिया। यहाँ पे सबसे कम थे तो यहाँ पर उसके प्रोपोर्शन में इतना सा बार बना दिया। यहाँ पर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, तो इधर उसके प्रोपोर्शन में उतना ही बड़ा क्या बना दिया हमने, बार बना दिया। तो इस तरह से हम क्या प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या है, 5 लोग हैं जिनकी हाइट कितनी है, सॉरी एज कितनी है, 15। इधर एक ही है जिसकी हाइट कितनी है, 5। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर पा रहे हैं। जितनी फ्रीक्वेंसी है उसके प्रोपोर्शनेट का हम क्या करेंगे, बार बना देंगे। ये हिस्टोग्राम हो गया आपका। टेबल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, टेबल्स का दूसरा नाम क्या है, क्रॉस टैब्स भी कहते हैं और मैट्रिसेस भी कहते हैं। इसमें इंडिविजुअल वैल्यूज़ पे
फोकस किया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है, ना कि क्या बहुत सुंदर सा प्रेजेंटेशन कर रहे हो, फॉर्मेटिंग कर रहे हो उस पर, ठीक है। तो इसमें इंडिविजुअल वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। टेबल्स को क्या कह सकते हैं, क्रॉस टैब्स और मैट्रिसेस भी कहते हैं। ये मोस्ट प्रिवलेंट मेथड है डाटा को शो करने का और एसेंशियल मेथड है फॉर एनालाइजिंग डाटा कहते हैं एक तरह से। ये फोकस करता है, ये फोकस बेसिकली विजुअल पे नहीं करता बट रीडिंग नंबर्स पे करता है। नंबर्स होते हैं इस टेबल्स में, जो एक तरह से क्या है, लिंग्विस्टिक एक्सरसाइज है। एक तरह से आपको चीज़ों को पढ़ना या समझना पड़ेगा, लैंग्वेज को, नंबर्स वगैरह जो भी दे रखे होंगे जिसके रिगार्डिंग दे रखे हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, विजुअल फीचर्स को भी ऐड कर देते हैं ताकि वो टेबल क्या हो, मोर इफेक्टिव हो जाए और ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। जैसे इधर हम देख सकते हैं एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे टेबल्स दे रखी हैं, ये सारी टेबल्स दे रखी है और यहाँ पर क्या दे रखा है, विजुअल फॉर्म में ग्राफ्स वगैरह भी दे रखे हैं ताकि चीज़ें क्या हो जाए और ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। तो हम टेबल के साथ साथ क्या बना सकते हैं, विजुअल फीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं। टेबल्स में क्या होते हैं, रो और कॉलम्स होते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ चार्ट्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, वो अरेंज करते हैं क्या, क्वालिटेटिव डाटा को, और उसमें शो करते हैं क्या, लिंकेजेस। एक डाटा की एक उसकी किससे क्या लिंकेजेस है उसको भी कौन शो करता है, टेबल और चार्ट्स शो करते हैं। टेबल और क्रॉस स्टेप्स हमें हेल्प करते हैं कि इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस करने में भी, किसी डाटा पॉइंट्स के बीच में अगर दो डाटा पॉइंट्स के बीच में हमें कोई कंपैरिजन वगैरह भी करना है तो उसमें भी हमें कौन हेल्प करता है, टेबल्स। इसमें एक्स एक्सिस क्या होती है, टेबल में रोज होती है, और वाई एक्सिस क्या होती है, कॉलम होती है। ऐसे होता है ना, वाई और ये रोज। तो ये जो चीज़ें होती हैं, अगर ऐसे ऐसी चीज़ें बनी है तो ये क्या हो गई, रोज हो गई। और अगर हमने इसमें ऐसे डिवाइड कर रखा है तो ये ऊपर की सारी चीज़ें क्या हो गई, एक तरह से कॉलम हो गई। वाई एक्सिस के थ्रू अगर हमने चीज़ें डिवाइड कर रखी है तो वो क्या हो गई, कॉलम हो गई। इस तरह से रोज और कॉलम में क्या होती है, टेबल को डिवाइड किया जाता है। वाई एक्सिस में क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और एक्स एक्सिस में क्या होती है, रोज होती है। रिपोर्ट डिज़ाइन हमें कैसे करनी है, अगर हम विजुअलाइजेशन को यूज़ कर रहे हैं, डाटा विजुअलाइजेशन को यूज़ करते हुए हमें रिपोर्ट डिज़ाइनिंग कैसे करनी है उसकी बात हो रही है। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, हमें फाइंड करनी पड़ेगी स्टोरी, फिर हमें उसके रिगार्डिंग नैरेटिव क्रिएट करना पड़ेगा, फिर हमें चूज़ करना पड़ेगा वो सबसे सूटेबल डाटा का विजुअलाइजेशन, कि हमें किस तरीके से डाटा को विजुअलाइजेशन के थ्रू प्रेजेंट करना है। फिर हमें एक विजुअल लैंग्वेज को फॉलो करना पड़ेगा, और फिर हम पब्लिसाइज कर सकते हैं क्या, रिपोर्ट को हम क्या कर सकते हैं, पब्लिसाइज कर सकते हैं। तो पहला जो है स्टेप वो क्या है, पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें डाटा विजुअलाइजेशन के फॉर्म में कोई रिपोर्ट को डिज़ाइन करना है तो रिपोर्ट डिज़ाइनिंग के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम स्टोरी टेलिंग क्रिएट करेंगे। हम स्टोरी को फाइंड करेंगे कि डाटा में स्टोरी क्या है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक नैरेटिव बताएंगे। क्योंकि स्टोरी टेलिंग क्या होती है, एक तरह से बहुत ही पावरफुल टूल है, क्योंकि ये रीडर को क्या करती है, कनेक्ट करती है डाटा से, और एक इफेक्टिव रिपोर्ट बन पाती है, क्योंकि रीडर क्या करता है, स्टोरी से कनेक्ट कर पाता है। फिर हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे नैरेटिव। क्योंकि
कि स्ट्रॉन्ग डाटा स्टोरी टेलिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक इंगेजिंग नैरेटिव होता है जो कि ऑडियंस को फैक्ट्स और उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करता है। तो स्ट्रॉन्ग डाटा स्टोरी टेलिंग में एक इंगेजिंग क्या होता है, नैरेटिव होता है, और उसके थ्रू क्या होता है, ऑडियंस को न केवल फैक्ट्स की जानकारी मिलती है बट उनकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो पाती है कि उनको चीज़ों को कैसे क्या समझना है। तो ये हो गया आपका क्या सेकंड पार्ट। अब हमें जो अगर एक्सीलेंट स्टोरी बनानी है, अगर हमें क्या बनानी है, एक्सीलेंट स्टोरी बनानी है, तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। हमें इंगेजिंग और कैची टाइटल बनाना है, सब हेडिंग बनानी है। जैसे आप यूट्यूब वगैरह पे सर्फ वगैरह करते होंगे ना, वीडियोस वगैरह देखते होंगे, तो अगर जितना कैची अगर टाइटल लिख गया आपको तो आप उसको वीडियो को व्यू करते होंगे। तो ऐसे ही क्या करना है, अगर हम डाटा एनालिटिक्स में क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट डिज़ाइन कर रहे हैं डाटा विजुअलाइजेशन के रिगार्डिंग, तो हमें ऐसा कैची टाइटल बनाना है, ऐसी सब हेडिंग्स बनानी है कि व्यूअर क्या करे उसमें इन्वॉल्व हो पाए अच्छे से। फिर हमें डाटा के साथ को क्या शो करना है, कंटेक्स्ट भी शो करना है कि डाटा किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा है, ठीक है, उसका कंटेक्स्ट क्या है। बातें तो हो रही है बट किस कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग हो रही है, किस चीज़ के रिगार्डिंग हो रही है। और जो स्टोरी टेलिंग है उसका फ्लो क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। जैसे आप मूवी देखते हो तो कंसिस्टेंट होनी चाहिए ना, लॉजिकल फ्लो में होती है तभी चीज़ें। अगर कंसिस्टेंट होती है, मूवी में कुछ ब्रेक आके कुछ ऐड वेड आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है, बुरा लग जाता है ना। तो एक तरह से वो क्या है, फ्लो टूट जाता है आपका, कंसिस्टेंसी नहीं रहती। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, चीज़ें क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, फ्लो होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में फ्लो। फोर्थ चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, अगर हमने कुछ सिग्निफिकेंट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कवर किया है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नॉलेज गेन करी है, तो हमें उसको क्या करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए अपनी स्टोरी या नैरेटिव, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है अगर हम क्या कर रहे हो, एक्सीलेंट स्टोरी को कंपोज कर रहे हो, एक स्टोरी तैयार कर रहे हो, तो हमें ये चार चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर हम चूज़ करेंगे कि हमारे लिए डाटा विजुअलाइजेशन का कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा, चार्ट्स या ग्राफ्स, किस फॉर्म में हमें प्रेजेंट करना है फैक्ट्स को, ताकि लोगों को क्या हो, ईजिली समझ में आ पाए। ऐसे प्रेजेंट करना है कि लोगों को चीज़ें समझ में आ पाए, अंडरस्टैंडिंगेबल हो, चीज़ें अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमें फॉर्म, कलर, साइज, लेबलिंग सब चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या लोगों की अंडरस्टैंडिंग पे इफेक्ट डालती हैं। फिर हमें चूज़ करने की विजुअल लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, और विजुअल लैंग्वेज कौन सी हमें फॉलो करनी चाहिए। जो कंपनी की अपनी स्टाइल होती है, हर एक कंपनी का अपना एक तौर तरीका होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या यूज़ करनी है, अपनी विजुअल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हमें चीज़ें करनी है। कंपनी की जो स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग ही हमें चीज़ें क्या करनी है, रिपोर्ट में यूज़ करनी है। फिर हम क्या करेंगे, पब्लिसाइज कर देंगे क्या, रिपोर्ट को, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, लास्ट स्टेप हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, फिर हम क्या कर देंगे, पब्लिसाइज कर देंगे किसको, रिपोर्ट। जिसको जितनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, जिसको जैसी रिपोर्ट की ज़रूरत है, उसको हम प्रोवाइड करा देंगे कब, लास्ट स्टेप में, मतलब रिपोर्ट को क्या कर देंगे, पब्लिसाइज कर देंगे। ये हो गया आपका लास्ट स्टेप। तो आज हमने अपना कंप्लीट कर लिया ये तीनों टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, सेशन अच्छा रहा होगा। अच्छे से पढ़िएगा डाटा एनालिटिक्स को, 20 मार्क्स का आता है। आपकी समरी जो भी मैराथन बनी है उसको आप पढ़ेंगे पहले अच्छे से, फिर एक दिन लगा के वो सारी चीज़ें अगर आप रट लें, आपको लर्न करने पड़ेंगे इसके टॉपिक्स। जितना आप लर्न करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको नंबर मिलेंगे। तो एटलीस्ट पॉइंट्स तो आपको पक्के एज इट इज़ लर्न होने चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि 1 या 2 दिन लगा दोगे आप इसमें तो 20 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 से 2 दिन देने आप, और आपको उससे अच्छे से स्टडी करना है, साथ के साथ क्या करना है, उसे लर्न करने की कोशिश करनी है, ठीक है। निमोनिक्स बनाओ, कोई स्टोरी बनाओ, उसके थ्रू आप सारी चीज़ों को लर्न करेंगे, तभी आपको
लैंग्वेजेस लर्न होने चाहिए। तो काफ़ी स्कोरिंग है, अवॉइड मत करना इसको, छोड़ के मत जाना इसको, पढ़ के ज़रूर जाना। काफ़ी सिंपल चीज़ें ही पूछी जाएंगी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये। अगर आपको लग रहा है डिफ़िकल्ट है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। वीडियोस को आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में। एक बार नॉर्मली स्पीड में देख लीजिएगा, फिर आप फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में देख लीजिएगा। वीडियो को देखते ही जो वीडियो देखें उसको टॉपिक को उसी टाइम लर्न करने की कोशिश करिएगा। आपने वीडियो देखी, कंप्लीट किया 1 घंटे में जो टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, 1.5 घंटे में जो टॉपिक कंप्लीट हुए, तो उस वीडियो को पॉज कर दीजिए और उतना पूरा लर्न कर लीजिए पहले अच्छे से, फिर आगे बढ़िए। इससे क्या होता जाएगा, जो आप करते जा रहे हैं वो आपका एकदम पक्का होता जाएगा। फिर आपको एग्ज़ाम पे परफॉर्म करने में दिक्कत नहीं आएगी। एक साथ आप पूरी वीडियो देखेंगे फिर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको लगेगा बहुत सारा है। तो जितना आप पढ़ें उतना आपके दिमाग में होगा भी, ठीक है। 1 घंटे की आपने क्लास ली, 1 घंटे का टॉपिक आपके माइंड में पूरा ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो उस 1 घंटे के टॉपिक को या 1.5 घंटे के टॉपिक को आपको क्या करना है, उसी टाइम लर्न करने की कोशिश करनी है, ताकि चीज़ें उसी टाइम आपकी माइंड में फिक्स हो जाए। तो आप या तो 2-2 घंटे के ब्रेक में वीडियो देखिए, या 1.5 घंटे के ब्रेक में, या 1-1 घंटे के ब्रेक में, जैसे आपको सूट करे। तो 1.5 घंटे की वीडियो देखिए, उतना आप लर्न कर लीजिए प्रॉपर। 1 दिन लगेगा, 6 घंटे की वीडियो होगी आई थिंक ये, और आई थिंक 1-1.5 घंटा ही लगेगा आपको चीज़ों को लर्न करने के लिए। तो 1 दिन इनफ है, 1 से 2 दिन, मैक्स टू मैक्स 2 दिन। और बाकी हर दिन आप थोड़ा थोड़ा एक बार रिवाइज करते रहिएगा, तो आपके 20 मार्क्स श्योर है। तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर करिएगा, पॉइंट्स पर फोकस कीजिएगा, क्वेश्चंस पे फोकस कीजिएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आप चीज़ों को लर्न कर लेते हैं, आप कभी कोई क्वेश्चन नहीं देखते कि कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आपको जो लर्न होता है वो वाला आप आंसर लिख देते हैं। क्वेश्चंस को पे भी फोकस करिएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन और आंसर दोनों पे ही फोकस करना है आपको, किस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और फिर आपको आंसर क्या करना है। तो लर्न करें तो दोनों चीज़ों पर फोकस करें कि किसका आंसर क्या है। ऐसे नहीं आंसर ही लर्न करते रह जाए, ठीक है। किस क्वेश्चन का क्या आंसर है इसके अकॉर्डिंग लर्न करें, और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, फिर ही आंसर करें, जल्दबाजी में आंसर ना करें। तो आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको लेक्चर्स वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है। बहुत एफर्ट्स लगते हैं, ये मैं आपके लिए दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि पहले जो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर दी थी वीडियो, उसमें वॉइस का इशू हो गया था। तो आप देख सकते हैं कितना मुश्किल है, दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ जाती है कभी कभी चीज़ें, तो बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। लाइक करिएगा और कमेंट तो ज़रूर ही करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।